Hello students, this is Neha Dikshit and I welcome you all to Vidya Hut again. हिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर किंग्स एंड किंगडम हमने पिछली क्लास में करा था और उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं. ठीक है, तो रेडी हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं, देन आफ्टर चैप्टर पे हम लोग आगे वाले पार्ट पे आ जाएंगे. तो इस क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स एंड किंगडम, नेहा दीक्षित. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. हमने कल देखा था कि हमारा इंडेक्स क्या क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है. उसमें से हमने इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज कवर कर लिया था. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स जो था वो हमारा कवर कर लिया था. ये 2 पॉइंट हम लोग कवर कर चुके थे. ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज उन दोनों फिर से दोनों जो हमारा इंडेक्स था उन दोनों को रिवाइज करेंगे एंड प्लस 2 और कवर करेंगे. ठीक है, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स पढ़ेंगे एंड द अचीवमेंट ऑफ नागा भट्टा, है ना. इन सब चीजों को आज देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमने देखा था कि जो हमारी सेंचुरी है, कौन सी 7th सेंचुरी है, उसमें बहुत सारे नई नई डायनेस्टी जो थी वो इमर्ज हो रही थी. अभी डायनेस्टी क्या है, तो डायनेस्टी क्या है भाई? डायनेस्टी मैंने बताया था कि कोई भी राजा है ना, और वो अपने ही वंश का कोई दूसरा राजा उसी जगह पर स्थापित कर दे, या फिर कोई दूसरा राजा किसी दूसरे वंश का आकर, मतलब या तो उसी वंश का हो या किसी दूसरे वंश का राजा आकर वहां पर क्या करे, उस पर अटैक कर दे, वहां का वो राज जो है, राजपाट जो है वो जीत ले और अपनी डायनेस्टी को स्थापित कर दे, है ना. और दूसरे तरीके भी हमने कल डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा शायद, कि बहुत छोटे छोटे राज्यों में आकर अगर कोई पावरफुल इंसान बस गया और उसने सोचा कि भाई चलो अब क्या करते हैं, इस मौके का फायदा उठाते हैं, और उस छोटे से राज्य पर उसने अपना राजा वाला जो हिसाब किताब था वो शुरू कर दिया. तो वो जब अपनी पावर में आएगा और उस पावर को यूज करना शुरू करेगा, जो जनता है वो उसे टैक्स पे करना शुरू करेगी, तो वो अचानक से सत्ता में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा. और जब कोई इंसान या कोई भी मनुष्य पावर में आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को राजा समझ लेता है. तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी जगह पे क्या हो रहा था, हमारा जो डायनेस्टीज थी तो वो एस्टेब्लिश हो रही थी, है ना. हमने कल देखा था. आगे देखिए, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. हमने देखा था कि कुछ ऐसी छोटे छोटे से जो राज्य होते थे जहां पे राजा क्या करता था, खुद तो जा नहीं सकता राजा, है ना. क्या होता है कि एक जगह अगर राजा है तो वो आसपास की चीजों को देख पाएगा, जो उसने बहुत दूरी पर जो राज्य जीते थे और जो कॉन्कर किए थे, उन इलाकों में वो क्या करता था, अपने ही किसी रिलेटिव का, या फिर ऐसे मान लो कि कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना जो बहुत खास होते हैं, ऐसे लोगों को वो राज सौंप देते थे कि भाई जाओ, आज से तुम इसकी देखभाल करो, राजपाट संभालो. ठीक है, राजपाट संभालो नहीं मतलब राजा वही है, लेकिन वो अपना एक पोजीशन पर एक इंसान को बिठा देता है कि भाई तुम मंत्री या समझ लो या कुछ भी समझ लो, है ना, सूबेदार समझ लो. तो वैसे ही वहां इस जो ये जो चैप्टर है यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है सामंत. क्या नाम दिया गया है? सामंत. तो कभी भी जब इस चैप्टर में सामंत वर्ड आएगा तो आप समझ लेंगे कि राजा के किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में भेजे गए जो राजा के सामंत थे, वो अपने आप को उन्होंने पावर में लाया और अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी, अपने आप को वहां का राजा घोषित कर दिया. उस बारे में है ये सारा चैप्टर. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? किंग्स यानी राजा एंड किंगडम्स यानी उनका राज्य, है ना, उस बारे में है. चलिए देखिए, सामंता गेन द पावर एंड वेल्थ. देखो हमने अभी बात की थी, एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंता महामंडलेश्वर. अगर कोई भी सामंत अपने आप को पावर में लाता है, वो सोचता है कि भाई चलो अब इस जगह का अधिकार मेरे हिस्से में आ गया है, मेरे पास आ गया है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को बहुत ही पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा. और पावरफुल जब कोई इंसान अपने आप को बनाता है तो अपने जो बड़े बड़े नाम निकालने की कोशिश करता है कि भाई मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. तो वैसे ही जो सामंत थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अचानक से उन्होंने अपने नाम जो थे वो बदलने शुरू कर दिए कि सामंत नहीं, आज से हम महासामंत है. ठीक है, और आज से हम सामंत नहीं, आज से हम क्या है, महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर. देखो, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यानी किसी भी क्षेत्र का एक बड़ा सा कोई आदमी या बड़ा भगवान उन्होंने अपने आप को साबित करना शुरू कर दिया.
ठीक है, आगे देखिए, ये सब हम कर चुके थे, आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें करा था। ठीक है, आगे देखिए, यहीं से एक दंती दुर्गा का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जो इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा अ राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड लॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। इसकी भी हमने कल बात की थी कि जो हिरण्यगर्भा था एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा रिचुअल होता है जिससे इंसान अपने आप को किसी दूसरी कास्ट में कन्वर्ट कर लेता है ना। तो हमने कहा जैसे हम थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम ब्राह्मण हैं, तो हमने क्या किया कि एक तरह से अपने अपने लिए एक रिचुअल रखवाया, एक प्रथा करवाई, एक पूजा पाठ करवाई, जो जैसे भी आपको समझना आप समझ लीजिए, पूजा पाठ से समझ में आता तो पूजा पाठ समझ लीजिए। तो हमने अपने लिए एक पूजा पाठ करवाई और हम कन्वर्ट हो गए क्षत्रिय। अब हम क्या बन गए, अब हम क्षत्रिय बन गए, यानी कि हमने अपनी कास्ट में परिवर्तन किया, हमने अपने जाति का परिवर्तन किया और हम इस तरीके से लायक हो गए राजा बनने के। तो उस टाइम पे एक ऐसा रिचुअल्स होता था जिसकी वजह से इंसान क्षत्रिय में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना जो जाति थी वो परिवर्तित कर लेगा। और उस टाइम पे ये नियम था, हो सकता है इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो कि जो क्षत्रिय होगा वही राजा बन सकता है ना। फिर उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मतलब क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे इसलिए उन्होंने रिचुअल करवाया, हो सकता है कोई दूसरी वजह रही होंगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा भी है हिस्ट्री में देखने को मिलता है, जो कि ब्राह्मण्स थे और ब्राह्मण्स होने के बाद वो उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्थापित की, डायनेस्टी स्टेब्लिश की और उन्होंने कोई क्षत्रिय वत्रिय नहीं बने। और ऐसा कहीं पे भी उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ इससे इससे प्रूफ हुआ, ऐसा देखने को मिला कि जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय बने तब वो राजा बने, यानी तब अपने डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करे जब वो क्षत्रिय हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो वो देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ही थे और उन्होंने एक देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड जो उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, मतलब कि एक तरह से अगर ऐसे मान लो कि जैसे कोई पंडित है तो दिमाग में ऑटोमेटिकली घंटी बजेगी क्या कि क्या है ये पूजा पाठ करता होगा, हवन वगैरह करवाता होगा, है ना, कथा पढ़ता होगा, पंडित है तो संस्कृत के श्लोक बोलता होगा, तो दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आता है, थॉट्स आते हैं उसकी जाति को लेकर। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए सोच लो कि कोई क्षत्रिय है तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता होगा, क्षत्रिय इन द सेंस कि उन्होंने शस्त्र उठा लिए एक तरह से, है ना। तो वैसे यहाँ पे कहें अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं उनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, वो जो पंडित थे ब्राह्मण थे, उनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसको उन्होंने त्याग दिया। देखो यहाँ पे लिखा है who gave up and took to arms, और उन्होंने क्या उठा लिए, हथियार उठा लिए, सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किंगडम इन द कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम बात करें, हमने कल भी देखा था कि मयूर शर्मा ने कर्नाटका पर अपना डायनेस्टी स्थापित की, किंगडम स्थापित किया, एंड जो हमारे दूसरे थे हरिचंद्रा, उन्होंने राजस्थान में स्थापित किया किंगडम को, है ना। ये हमने कल पढ़ा था। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, है ना, ये भी हमने कल देखा था कि भाई आप ये सोचिए कि अपने आप को जब एक बहुत ही बड़ी हस्ती बनाकर किसी के सामने लाएंगे आप, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो लोग हैं वो आपसे इम्प्रेस होंगे। अब क्या हुआ, और जो सामंता थे उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी कि भाई हम महाराज हैं, महाराजा धीराज है, ठीक है, सबसे ऊपर वाले किंग है, सबसे बड़े राजा हैं। ठीक है, दूसरा उपाधि उन्होंने देना शुरू किया त्रिभुवना चक्रवर्तिन। उन्होंने कहा कि भाई मैं त्रिभुवना चक्रवर्तिन हूँ, कैसे, मतलब देखने में सुनने में इतना भारी सा साउंड आ रहा है कि भाई त्रिभुवन चक्रवर्तिन, है ना। ये त्रिभुवन, तीन भुवन यानी तीन लोकों के, और चक्रवर्तिन का मतलब स्वामी, है ना, जैसे होता है ना पाताल लोक, कौन सा और होता है स्वर्ग लोक, है ना, ये सब होते हैं ना। तो इन सबको मिलाकर उन्होंने कहा कि इन तीनों लोकों का अकेला स्वामी मैं ही हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी उपाधियां देना शुरू कर दिया। आगे देखिए, है ना। अब बात आई कि जो सामंत थे, इतना देखो इजी बनना नहीं है राजा। अगर आप कहीं के राजा हैं तो उस स्टेट की जितनी भी लोग हैं उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है ना, कि कौन अब देखिए अगर आप राजा हैं, आपको किंगडम संभालना है ना, अपने राजमहल को एक तरह से मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो एक जॉब है और पैसा आ रहा है उसमें, या फिर वो खान है और पैसा निकाल रही है, हीरे मोती जवाहरात, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो पैसा कहाँ से आता है, जैसे आज की डेट के भी हम कंपेयर करते हैं तो आज की डेट में गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है,
आम आदमी से। तो वैसे ही उस टाइम पे जो सामंत थे, जिनको अपना किंगडम मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता था, वो कहाँ से आता था? वो पैसा आता था लोगों से। अब वो लोग कौन कौन से थे? देखिए यहाँ पे हमने देखा है, पीसेंट्स थे, कैटल कीपर्स थे, आर्टिशंस थे, यानी कुछ ऐसे थे जो कैटल कीपर थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, उनसे आता था, है ना। और कुछ हमारे पीसेंट्स ग्रुप थे जो छोटे मोटे खेती बाड़ी का काम करते थे, वो थे। एंड आर्टिसंस थे, आर्टिसंस मतलब कपड़ा बनाने वाला, पॉट बनाने वाला, जूता बनाने वाला, ये सब छोटे मोटे जो वर्कर्स होते हैं जिनको आर्टिसंस कहते हैं, कलाकार। ठीक है, तो इन सब से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? टैक्स लेना शुरू कर दिया। टैक्स कह सकते हैं, रेवेन्यू कह सकते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और जैसे पीसेंट्स ग्रुप होते थे, उनके पास भाई इतना पैसा तो होता नहीं था कि वो टैक्स पे कर पाए, तो उनको बोल देते थे कि एक काम कीजिए, आपने जो भी एग्रीकल्चर में उगाया है उसका इतना हिस्सा हमें दे दीजिए, हम एज ए टैक्स उसको वसूल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी चल रही थी। 400 टैक्स हमने देखा था, 400 टैक्सेस। जब हम बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप लोग घर पे पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि उस टाइम की अगर हम बात करें तो जो नए नए किंगडम्स थे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश किया करते थे, ताकि जो राज्य है वो ज्यादा से ज्यादा धनी बन सके, है ना। क्योंकि छोटे छोटे राज थे, अब नया नया राजा बना तो सबसे पहले फोकस किस पे करेगा? पैसे पे करेगा। जैसे नई नई सरकार बनती है तो सबसे पहले फोकस किस पे करती है? पैसे पे करती है। तो वैसे ही उन लोगों की मेंटेलिटी थी। तो देखने को मिलता है कि उस टाइम पे 400 प्रकार के टैक्सेस थे, है ना। वो 400 प्रकार के टैक्सेस हमने कल देखे थे कि डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज वेट्टी। मैंने कल भी बताया था कि जो वेट्टी है वो क्या है? वो ये है, वो कि जैसे अभी हमने बात की पीसेंट ग्रुप की, एग्रीकल्चर वाले लैंड जो हमारे कह सकते हैं हम लोग लेबरर्स थे, है ना। लेबरर्स की बात कर लेते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनके पास पैसा तो होगा नहीं भाई, तो उनसे हम लोग क्या करेंगे? टेकन नॉट इन कैश, पैसा नहीं लेंगे क्योंकि पैसा है ही नहीं, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। क्या करेंगे? उनसे हम लोग व्यक्ति जो टैक्स है वो हम किस फॉर्म में लेंगे? लेबर की फॉर्म में लेंगे। किससे लेंगे? लेबरर से लेंगे, यानी श्रमिक से लेंगे। श्रम समझ में आ रहा है? यानी कि ये हम एक एज ए श्रम नहीं ले रहे हैं, लेबर से हम लोग लेबर नहीं ले रहे हैं, लेबर से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि उसके पास कैश नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है कीमती जो हमें दे पाए, तो हम उससे क्या करेंगे कि हमारे यहाँ तुम एक तरह से बंधुआ मजदूरी का काम करो। बंधुआ मजदूरी वर्ड सुना है सबने? कि भाई हमने कहा कि तुम हमारे यहाँ इतने दिन काम करोगे, तो हमने क्या लिया उससे? हमने श्रम लिया, हमने लेबर लिया उससे, और वो है कौन? वो लेबरर है ना। तो लेबर और लेबरर में थोड़ा सा डिफरेंस समझना आप लोग। आगे देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। These resources was used to finance the kings established as well as for the construction of temple and forts. They were also used to fight wars which were in the turn expected to lead to the acquisition of wealth in the turn expected to lead to the दोबारा मैं पढ़ गई वही लाइन। वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। देखो क्या कहने की कोशिश की है। आप एक छोटी सी मुझे बात बताइए कि अगर पैसा आपको मिलेगा, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो सरकार आज की डेट में हमें गवर्न कर रही है उसको कहीं ना कहीं से फंड आ रहा है ना। तभी तो रोड बनती हैं, तभी तो नई नई बिल्डिंग्स बनती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का निर्माण होता है, सड़कें, है ना। मतलब सारी चीजें जो आपके शहर में जो मेंटेनेंस हो रहा है वो कैसे हो रहा है? क्योंकि उस शहर का जो हमारा लीडर है जो जीत कर आया है, वो क्या कर रहा है? वो कहीं से इसके लिए फंड ले रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो एक पोस्ट पर बैठा है और उस फंड से क्या करेगा? उस शहर में वो काम करेगा। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे हो रही थी कि जो राजा था, जो उस जगह का सामंत था, या जो उस जगह का जिसने राजा अपने आप को बना लिया, वो काम क्या करेंगे? वो लोगों से टैक्स वसूलेंगे, और जब टैक्स वसूलेंगे तो उसी पैसे को वो उसी जमीन पर खर्च भी करेंगे। क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने क्या किया? finance to establish as well as the construction of temple. उन्होंने मंदिर बनवाना चालू किए, है ना, मंदिर बनवाए। और एंड फोर्ट्स का मतलब किले बनवाए, मंदिर बनवाए, किले बनवाए, है ना। फाइट यूज टू फाइट वॉर्स, और हमारे युद्ध में जब लड़ाइयां होती थी आर्मी पर खर्च किया। जैसे आज की डेट में आर्मी में लोग क्यों जाते हैं? कि इन फ्यूचर अगर कभी वॉर की कंडीशन बनती है तो वो आर्मी हमारे काम आएगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे वॉर ही कर रहे हैं वो, उस बात की तो सैलरी नहीं मिल रही है ना।
वो घर पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं या कुछ भी, मतलब एक ऑफिस में है या कहीं पर भी कैंट में है, तो इस बात की भी सैलरी उनको दी जा रही है, उनको 12 महीने लड़ाई नहीं करवा रहे। तो वैसे ही क्या करते थे ये लोग, फाइट वॉर्स में आर्मी के लिए जो लोग थे वो इकट्ठे करते थे और उन पर पैसा खर्च करते थे, उनके खाने पर, उनके रहने पर, है ना, उनके सारी चीजों पर पैसे, वॉर्स पर, उनके हथियारों पर, तो ताकि जब वॉर हो तो उनको हम लोग इस्तेमाल कर पाए, है ना। विच वर इन द, हाँ देखिए, द फंक्शनरीज फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड from influential families and position were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases close relative of kings and held these positions. देखो, ये भी बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कि यहाँ से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम अपनी शहर का एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा है, ठीक है, किसी ने कोई कंपनी चालू की और कोई एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी बहुत ही जो लॉयल, जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो पोस्ट हैं, उन पर कौन बैठे, सबसे पहले उन पर बैठे उनके फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स, है ना। बाद की वैकेंसीज उन लोगों के काम आएंगी जो कि जिन्हें वो अननोन है, जिन्हें वो नहीं जानते। तो वैसे ही अगर हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं भाई, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो राजा के बहुत खास लोग हुआ करते थे, उन्हें वो सिस्टम का पदभार दिया जाता था कि भाई आप ये, अच्छा आप ये वाला पोस्ट संभालिए, अच्छा आप महामंत्री, तो आप ये वाला महामंत्री बनिए, आप ये वाला डिपार्टमेंट संभालिए। तो जो राजा के बहुत ही हेरिडिटरी का मतलब है एक तरह से रिश्तेदारी मान लो, है ना, कि जैसे हमारा कोई रिश्तेदार है तो वही हेरिडिटरी, जैसे मेरे बेटे का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे होता है ना। तो वो डायनेस्टीज में ऐसा आ जाता है कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव, देखो यहाँ पे क्लोज रिलेटिव वर्ड भी दिया हुआ है ना। तो किंग हेल्ड द पोजीशंस, उन लोगों को फैमिलीज, और उन लोगों को ये फैमिलीज में पोजीशन मिलती थी जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते थे। इन्फ्लुएंशियल का मतलब ऐसा है कि भाई किसी भी तरीके से काम निकलवाना है इस वाले बंदे से, अच्छा ये टैक्स नहीं दे रहा, कैसे निकलवाना ये इनको पता है। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, और दूसरा क्या थे, क्लोज रिलेटिव्स हुआ करते थे। और जो वो पोजीशंस होती थी, यहाँ पे देखिए, एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी, वो पोजीशंस भी हेरिडिटरी हुआ करती थी, यानी कि बहुत रिश्तेदारों वाली, जिस पर रिश्तेदार रह सके। अब देखिए यहाँ से एक नया जो पॉइंट है वो शुरू होने वाला है, हमारा नया टॉपिक कह सकते हैं, क्या है, प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। देखो, अब एक बात बताओ छोटी सी, कि जैसे आज की डेट में भी है ना, आज की डेट से देखो, हिस्ट्री को हमेशा हम कंपेयर करके देखेंगे आज की लाइफ से पिछली लाइफ को, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। जैसे आज की डेट में हम बात करते हैं कि कोई भी बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है ना, या कोई सक्सेसफुल टीचर है, या कोई सक्सेसफुल लीडर है, या फिर कोई सक्सेसफुल एक्टर है, कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो कोई भी सक्सेसफुल जो इंसान है, तो वो कोई एक ऐसा है हमारे आसपास, हमारे साथ में, जो शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, ठीक है, और उसको लगता है कि इस वाले बंदे पर हमें इसकी इमेज पर एक बुक बनानी चाहिए, या कुछ लिखना चाहिए, एक आर्टिकल लिखना चाहिए। ऐसे मान लो कि कोई अच्छा बंदा है, अच्छे काम कर रहा है, तो इस पर हमें आर्टिकल लिखना चाहिए, इसके ऊपर हमें बुक लिखनी चाहिए। तो क्या है कि उस बंदे के लिए आज की डेट में, क्योंकि भाई राजा वाजा तो है नहीं कोई, है ना, तो जो राजा के लिए लिखेगा तो वो उसी के ही उसमें लिखेगा, दायरे में, रीजन में, क्षेत्र में, है ना। तो वो हमेशा क्या आप कोशिश करना इस चीज को समझने की कि वो अच्छा ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर राजा को पसंद नहीं आया, राजा ने कहा भाई पकड़ो इसका गला साफ, है ना, फांसी पे चढ़ा दो। तो आज की डेट में तो राजा नहीं है, तो कंपैरिजन करो, लेकिन सारी चीजों का मत करो, क्योंकि उस डेट में ऐसा हो सकता है कि भाई जो राजा के बारे में अच्छा लिखेगा उसको प्राइज मिलेगा, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। आज की डेट में ऐसा कोई कंपल्शन तो है नहीं, भाई हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी कहती है कि भाई किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है ना। आज की डेट में सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति ये बोल सकता है कि भाई नहीं, हमें इसका लेख पसंद नहीं आया, एक काम करो, इसका आर्टिकल पे इसको फांसी चढ़ा दो। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको, आर्टिकल 19 कहता है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, तो वहां की बात करें तो क्या था, प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए, प्रशस्तिज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू,
कह रहे हैं जरूरी नहीं है क्या कि प्रशस्ति एक डिटेल है किसी भी इंसान की, और ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू बी टू डिपिक्ट देमसेल्फ। कह रहे हैं कि लेकिन हम इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि उस टाइम के जो रूलर्स थे वो अपने आप को शो कैसा करना चाहते थे, अपने आप को दिखाना कैसा चाहते थे, है ना। जैसे किसी को बोला जाए कि अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, है ना, तो ऑटोबायोग्राफी यानी हम अपनी अगर जीवनी लिखेंगे तो हम अपने जो गलत चीजें हैं वो क्या सामने लाएंगे, हम तो भाई अपनी अच्छाई अच्छाई लिखेंगे, अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे उसमें, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, लेकिन इससे ये पता चलता है क्या कि वो जो राजा था वो किस तरीके का उस राज्य में दिखना चाहता था जनता को, या आने वाले, क्योंकि सबको पता है ना कि भाई आज अगर मेरे बारे में कोई कुछ लिख रहा है तो वो जरूरी नहीं यही जनरेशन पढ़ेगी, हो सकता है इससे बाद वाली भी जनरेशन पढ़ेगी, तो मेरे मन में ये ख्याल आए कि भाई मेरे बारे में अच्छा लिखना ताकि आप भी पढ़ो अच्छा ही, और आने वाली जनरेशन भी हमारे बारे में अच्छा ही पढ़े, है ना। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि राजा अपने बारे में क्या दिखाना, क्या शो करना चाहता है। आगे देखिए, as violent, victorious warriors, and example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administrations। देखो अपने आप को बहुत ही बड़े योद्धा साबित करने की कोशिश करते थे वो लोग कि राजा वगैरह, कि भाई अगर हमारे बारे में लिखना है तो एक काम करो, ऐसा लिखो कि हम बहुत बड़े योद्धा थे, है ना। जैसे अभी सामंत वाली हमने जब टॉपिक देखा था लास्ट हमने, तो मैंने कहा था कि वो अपने आप को महासामंत कह रहे हैं, महामंडलेश्वर कह रहे हैं। इनका मतलब ये है कि उनमें एक ऐसी पावर आ गई है जिससे दुनिया उनको लगता है कि मुझसे अट्रैक्ट होगी और लोग मेरे बारे में अच्छा और सही पावरफुल जानेंगे, है ना। तो उनको पावरफुल बनने की एक अंदर से इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े नाम रख लिए। वैसे ही इनको भी लगता था कि हमारे बारे में लोग अच्छा जाने, तो इन्होंने क्या किया, कुछ ब्राह्मण्स जो थे वो हायर किए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जिसको वो लैंग्वेज आती है वो उसी में तो लिखेगा, है ना। तो जैसे आज की डेट में अगर कोई हमारे बारे में संस्कृत में लिख रहा है तो उसको संस्कृत आती होगी इसीलिए लिख रहा है। तो वैसे ही क्या होता था, अगर हम उस टाइम की बात करें तो जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी। किसको आती थी? सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी। तो यहाँ पर जो प्रशस्ति लिखने का काम है वो कौन करेंगे? वो ब्राह्मण्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण्स हैं वो ओकेशनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, और इस तरीके से उनके बारे में प्रशस्ति लिखने का अधिकार भी ब्राह्मण के पास है। समझ गए? आगे चलते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा आपको सारी चीजें। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, देखो नागभट्टा जो है वो एक राजा ही है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत, एक जो प्रशस्ति मिली है किसमें रिटन है, कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में वो रिटन की गई है, लिखी गई है ना। क्या है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश हमारा एमपी में एक जिला है, शहर है, सिटी है ग्वालियर, वहां पे ये मिला है हमें। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्टा अ प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। जो नागभट्टा था वो प्रतिहारा जो डायनेस्टी थी उसका किंग था, और वो कह रहे हैं किस तरीके से उसने एक्सप्लॉइट किया, वो सब चीजें उसमें मिली, ठीक है। द किंग ऑफ और उसके अलावा भी, है ना, क्या चीजें हैं? द किंग्स ऑफ आंध्रा सिंधवा, जो सिंध हमारा आज की डेट में जो सिंध है वहां पर कौन सा जगह थी? आंध्रा सिंधवा, है ना। फिर देखो यहाँ पे विदर्भा, विदर्भा कौन सा जो पार्ट है हमारा? पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भा जो महाराष्ट्र का ही एक पार्ट है जिसको विदर्भा बोला था इन्होंने, है ना। एंड कलिंगा, कलिंगा क्या है? पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में ही एक पार्ट का नाम कलिंगा था। फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, कहते हैं कि उसने ये दिखाया उस प्रशस्ति में कि सब लोग मेरे सामने ढेर हो गए। ये जितने भी किंग्स हैं नाम लिखे हुए हैं कि सिंध का राजा, है ना, यहाँ पे महाराष्ट्र का राजा, एंड उड़ीसा, उड़ीसा का राजा, ये सारे के सारे राजा फेल, गिर गए, मतलब गिर इन द सेंस गए कि ढेर हो गए मेरे सामने, है ना। बिफोर हिम, उसके सामने, इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, कि जैसे कि वो एक राजकुमार था, उसके सामने सारे के सारे ढेर हो गए। उसने इस प्रशस्ति में अपनी
बारे में ये लिखा हुआ पाया गया, मतलब लिखवाया होगा तभी तो पाया गया। ही वन इज अ विक्टोरी ओवर चक्रयुद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज। उसने जीता, मतलब वो जीता, विक्ट्री है ना, कौन सी विक्ट्री, कौन सी विजय हासिल हुई उसको, तो चक्रयुद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज। कहाँ का रूलर था, कन्नौज का, ठीक है। ही डिफीटेड द किंग्स ऑफ बंगा, पार्ट ऑफ बंगाल, अनारता पार्ट ऑफ गुजरात, अनारता, मालवा द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराता फॉरेस्ट जो पीपल थे उनको, एंड तुरुष्का, तुर्क्स के, टर्की के जो लोग थे उनको बोला गया तुरुष्का, एंड वत्सा मत्स्या बोथ किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। जो वत्सा और मत्स्या जो किंगडम है वो दोनों कहाँ पे हैं, नॉर्थ इंडिया में। तो वो कह रहा है कि ही डिफीटेड, उसने हराए, है ना, उसने क्या किया, उसने हराए, कौन कौन से राज को हराया, तो इन सारे राज को उसने हराया, इन सारी डायनेस्टी को उसने हराया। तो ये क्या है, ये एक प्रशस्ति है किसकी, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा, मतलब अचीवमेंट उसमें लिखी है उस प्रशस्ति में, किसकी, कौन से राजा की, नागभट्टा की। नागभट्टा एक राजा का नाम है, ठीक है, जो कि प्रतिहारा किंग था। आगे देखिए, kings often rewarded Brahmins by grant of land. These were recorded on copper plates, which were given to those who who received the land. देखिए, अब छोटी सी बात है कि अगर सपोज मैं ही राजा हूं, ठीक है, और किसी के प्रशस्ति लिखने से मैं खुश हो गई कि भाई इस वाले ब्राह्मण ने क्या कमाल की बात लिखी है मेरे बारे में, है ना। अब मैं क्या करूंगी, मैं राजा हूं भाई, है ना, तो सारा राज्य मेरा है, साम्राज्य मेरा है। तो कोई एक जगह, लैंड ग्रांट्स का मतलब है कि कोई एक जगह मैं उसको क्या करूंगी, उसको दान में दे दूंगी कि भाई बहुत बढ़िया काम किया तुमने, ये वाली जमीन यहाँ से यहाँ तक आज के बाद तुम्हारी, तुम ले जाओ, है ना। तो इस तरीके से मैंने जो उसको लैंड ग्रांट की, ग्रांट का मतलब मैंने उसको जो दी, उसका अब मैंने दे तो दी, लेकिन अब उसके पास ये क्या प्रूफ है कि भाई ये राजा ने मुझे गिफ्ट दिया है, इनाम दिया है खुश होकर, उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक नया रूल बनाया गया कि जो कॉपर की प्लेट्स होती है, ये जो रिकॉर्ड रखा, मतलब कि आज से ये जमीन उसकी हुई, ये रिकॉर्ड कौन रखेगा, ये रिकॉर्ड लोग रखेंगे। अब लोग कैसे रखेंगे भाई, कुछ तो रिटन में, जैसे आज की डेट में ये वाला घर मेरा है, कैसे पता चला, क्योंकि घर के कागज हमारे पास है भाई। ये वाला स्कूल मेरा है, कैसे पता चला, ये वाली जमीन, ये वाला एग्रीकल्चर लैंड मेरा है, ये वाले खेत मेरे हैं, कैसे पता चला, इन सबके कागज जो है वो हमारे पास है, ऐसे तो पता चला। तो वैसे उस टाइम पे जो कॉपर प्लेट्स आती थी, उस पर रिकॉर्ड किया गया, उस पर ये लिखा गया कि ये वाली जमीन जो है वो ब्राह्मण्स को राजा ने एज ए गिफ्ट दी है, मतलब कि खुश होकर दी है, ठीक है। क्यों खुश होकर दी है भाई, क्योंकि राजा ने उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, क्योंकि संस्कृत में लिखा है और संस्कृत केवल ब्राह्मण्स को आती थी, इसीलिए ये वाली सुविधा का लाभ कौन उठाते थे, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण्स उठाते थे, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। दिस इज सॉरी, यहाँ पे थे प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और वो कॉपर प्लेट उन लोगों को दी जाती थी जो कि हमारे लैंड को रिसीव करते थे। उस टाइम पे जैसे गिफ्ट दिया जा रहा है उसे ही वो कॉपर प्लेट भी दी जाती थी उसके साथ में। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड made by a ruler in the 19th century, written partially in Sanskrit and partially in Tamil. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document. देखो, बहुत अच्छी बात की गई है। कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज कॉपर प्लेट क्या है, कॉपर प्लेट है रिकॉर्ड रखने का। रिकॉर्ड मतलब एक तरह से क्या, अब ऐसे तो नहीं कि किसी भी कॉपर प्लेट पे ये लिख दिया आज से ये जमीन तुम्हारी और तुमको दे दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो कागज वगैरह मकान के या कहीं के भी किसी भी जगह के हमारे अगर पास है तो वो नोटरी पे बने होते हैं, है ना, उन पर स्टैंप लगी होती है गवर्नमेंट की, जहां पर हमने वो सब करवाया हुआ है काम, है ना।
तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर प्लेट जो रिकॉर्डेड था, जो रिकॉर्ड था किसका, ग्रांट ऑफ लैंड का, जो जमीन दान में दी गई है उस लैंड का जो रिकॉर्ड है कॉपर प्लेट, उस पर क्या हुआ, रिटन पार्शियली इन संस्कृत एंड पार्शियली इन तमिल, कुछ संस्कृत में कुछ तमिल में लिखा होता था। एंड दूसरी चीज वो सिक्योर उसको किससे करते थे, रॉयल सील से करते थे। रॉयल सील क्या होती, भाई देखो जैसे आज की डेट में हर एक ऑफिस की अपनी एक सील होती है कि भाई इस वाले ऑफिस से इस वाले पेपर को, इस वाले डॉक्यूमेंट को हमने क्या किया, अटेस्टेड किया है ना, हमने वो किया है, सिक्योर किया। तो वैसे ही उस टाइम पे भाई राजा था, गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो क्या करता था राजा जो था वो अपने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो राज्य था उसका जो रीजन था उसके लिए उसने एक सील बनवा रखी थी, मोहर बनवा रखी थी, तो वो उससे उस पेपर को उस जो कॉपर प्लेट थी उसको अटेस्टेड करता था। ठीक है, तो कॉपर रॉयल सील लगाई उन्होंने टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। क्या इंडिकेट करती थी वो सील, कि भाई ये वाला जो पेपर है वो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी वेरी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब है कि भाई ये है, ऐसा ही है, लायक है ना, कि इस वाले ब्राह्मण को ये वाली जमीन दी जाए, ये ऑथेंटिक है, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ इसने इसको ये जमीन दी गई है, ऐसा नहीं कि इसने कब्जा कर ली है वगैरह, कुछ ऐसे माइंड में किसी के थॉट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये था। आगे देखिए, what was given with the land, this is a part of Tamil section of a land grant given by the cholas। देखो कह रहे हैं कि जो जमीन थी वो what was given with the land, अगर देखो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि कोई राजा है ना, नहीं ऐसे मान लो जैसे आज की डेट की हम बात करते हैं, तो आज की डेट में ये घर मेरा है। अब इस घर में अगर मैंने जब खरीदा था तब एक आम का पेड़ लगा था, एक अमरूद का पेड़ लगा था, तो ऐसा तो नहीं जिसने मुझे घर बेचा वो ये कह देगा कि ये भाई पेड़ हम उखाड़ के ले जाएंगे। हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि पेड़ उखाड़ के हम अपने घर ले जाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि पेड़ को काट दे लेकिन फिर थोड़ा बहुत निकल आएंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो एक तरह से ये कहना कि वो जो जमीन किसी को दान में दी गई है उस जमीन पर जितना भी रिसोर्सेज हैं वो सब भी दान में दे दिए गए हैं, ये पूरी तरीके से सही होगा। कैसे, वो जो रिसोर्सेज है वो तो भाई अपने घर नहीं ले जाएगा राजा की, एक काम करो जमीन जमीन तुम ले लो और इस पर जितने भी रिसोर्सेज है वो हमें दे दो। तो जो लैंड थी उसके साथ साथ क्या आया, जैसे जमीन तो दान में दी लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी हमारे पास ही आए, हमारे किसके, ब्राह्मण के पास आए, है ना, क्योंकि राजा ब्राह्मण को ही तो गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत में उसके लिए प्रशस्ति लिखी है और संस्कृत किसको आती थी, ब्राह्मण को आती थी, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, क्या क्या और दिया जा रहा है लैंड के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें भी उसके साथ जाएंगी जो उस धरती पर पहले से ही उपस्थित हैं। तो क्या क्या उपस्थित है, दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास, तो चोलास के द्वारा वो लैंड जो ग्रांट थी वो की गई थी। दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन फ्रूट बियरिंग ट्रीज, अब वो लैंड जो थी वो क्या क्या उसमें था, तो फ्रूट बियरिंग ट्रीज थे, मतलब कि बहुत ही फलदार पेड़ थे ऐसे कह सकते हैं। वाटर लैंड थी, पानी वाली जमीनें थी, जैसे किसी पर तालाब बना होगा, किसी पे नदियां बनी होंगी, किसी पे नहरें जा रही होंगी, है ना, तो इस टाइप के पानी वाले भी काफी सारे ऑप्शन होंगे उस जगह पे। गार्डन्स होंगे, है ना, ऑर्किड्स होंगे, ट्रीज होंगे एंड वेल्स होंगे, कुएं होंगे, पेड़ होंगे, है ना, एंड ओपन स्पेस और खुली जगह भी होगी। पॉस्चर लैंड होगा, पॉस्चर लैंड का मतलब क्या, जहां पर घास वाला एरिया होता है, जहां पर पशु पक्षी जो है वो अपना ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, वो पॉस्चर लैंड कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब विलेज, है ना, एंड हिल्स होंगी, प्लेटफॉर्म्स होंगे, कैनाल्स होंगी, डिचेस होंगी, खाइयां, रिवर्स होंगी, नदियां, सिल्ट लैंड होगा, टैंक्स होंगे, है ना, ग्रेनरीज होगी, है ना, फिश पॉन्ड होंगे, बी हाइव्स होंगे एंड डीप लेक्स होंगी। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें, झीलें होंगी, है ना, बहुत फिश पॉन्ड होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जिनसे वो जो उस जगह को जिसने जीता है, जिसने इनाम में वो चीज मिली है, वो उन चीजों का फायदा उठाकर अपना एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि अमरूद का पेड़ था, आम का पेड़ थे, तो सीजन आया मैंने फल उठा के बेच दिए, तो वो जो जमीन मुझे मिली उसके साथ साथ वो जो उसके
ऊपर जो पेड़ थे वो भी मुझे मिले, और फिर उनसे पेड़ों से मैंने थोड़ा बहुत कमा भी लिया। तो वैसे ही सेम चीज क्या हो गई, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो चैप्टर है वो किंग्स और किंगडम्स के बारे में है। तो आप हमेशा ये दिमाग में मत रखना कि एक किंगडम जो है वो किंग्स ने ही, राजा ने ही बसाया होगा। ऐसा दिमाग में मत रखना। आप लोग क्या सोच रहे हो कि अगर किंगडम है तो किंग्स भी होंगे, है ना, होंगे, लेकिन वो पहले से नहीं थे। उनको राज वो वाली जगह, वो वाला क्षेत्र जब मिला तो वो राजा बन गए, थे नहीं वो पहले से, है ना। तो किंगडम्स का मतलब है नए नए साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, एस्टेब्लिश कैसे हुए। तो वो जो लोग थे उन्होंने उस चीज को, जैसे सामंत के बारे में हमने बात की, तो सामंत हमने अपॉइंट किया, उसके बाद उसने वो राज्य हमारा हथिया लिया, है ना, क्योंकि उसने आपको पावरफुल बना दिया, वहां की आर्मी हथिया ली, वहां के रिसोर्सेस हथिया लिए, है ना। तो वैसे ही जब हम यहाँ पे ये चीज पढ़ेंगे, दूसरा वाला फैक्ट कि हमने ब्राह्मण्स को क्या किया, जो जमीन दी थी, जो लैंड दी थी, लैंड ग्रांट की थी, मतलब एज ए गिफ्ट दी थी, जो हमने एक तरह से खुश होकर दी थी, क्योंकि उसने प्रशस्ति लिखी थी राजा राजा के लिए, है ना। प्रशस्ति का मतलब प्रसन्न करने वाली चीज है, ऐसे कह सकते हो आप, याद रखने के लिए कनेक्ट कर सकते हो दोनों चीजों को। तो वो जो उसने लिखी थी, तो राजा ने जब उसको राज्य दिया तो फिर उसने उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद को ही राजा घोषित कर दिया कि भाई अब इस जगह के स्वामी हम हैं, अब हमारे अंडर से सारी चीजें होंगी। अच्छा, हमारी झील से पानी लिया जाएगा तो हमसे पूछ के लिया जाए, क्योंकि हमारी जगह है ये, ठीक है। हमारे बागों से अगर कुछ लिया जाएगा, हमारे मधुमक्खी से शहद बनाया जाएगा तो हमसे पूछ के कराया जाए, क्यों, क्योंकि हम इसके राजा हैं, हमें एज ए गिफ्ट मिली है। तो इस तरीके से वो जो एक रीजन था जो कि जीता हुआ नहीं था, वो क्या गिफ्ट में मिला था, उस जगह पर अपना अधिकार जमाने के बाद उस जगह पर जो इंसान था वो भी राजा का काम करने लगा, और एक नए किंगडम के रूप में उस जगह का भी स्थापित। ठीक है, आगे देखिए। he who received the land can collect taxes from it। देखो, जिसने उस लैंड को रिसीव किया है, जिसने वो, जिसको वो मिली है, वो क्या करेंगे, उसी लैंड पर रहने वाले लोगों से अपने टैक्स को कलेक्ट भी करेंगे। From it, he can collect the taxes imposed by the judicial officers as fine as the tax on betel leaves, that on woven clothes as well as on vehicle। देखो उन्होंने किस किस चीजों पर टैक्स लगाया। सबसे पहले तो उन्होंने उस चीज पर टैक्स लगाया कि हमारे जितना भी एक फाइन का नाम दे दिया, जैसे जुडिशियल, जैसे आज की डेट में भी अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, आप जा रहे हो तो आप पे फाइन लग गया। तो वैसे ही वहां के जो उस राजा के जो कितने भी लोग थे जो जुडिशियल ऑफिसर्स की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, सब पर जो टैक्स इम्पोज कर दिया एज ए फाइन, कि भाई तुम्हें इतना फाइन देना है आज से। अच्छा, तुम हमारी ये जमीन पे दुकान खोल के बैठे हो, ये वाली चीज घड़े बेच रहे हो, तुमको इतना टैक्स देना पड़ेगा तब तुम बेच पाओगे। अच्छा, तुम बोतल बेच रहे हो तो तुमको इतना टैक्स देना पड़ेगा तब तुम बेच पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से एज ए फाइन, बीटा लीव्स पर फाइन कर दिया, दैट वुमेन क्लोथ पर, वुमेन क्लोथ का मतलब कि जो बुने हुए, है ना, आते थे कपड़े, उन पर बात की जा रही है। एज वेल एज द व्हीकल, व्हीकल पर भी टैक्स कर दिया, है ना। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, है ना, वो बनाने लगे क्या, लार्ज रूम्स बनाने लगे विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, एंड ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग। क्या करने लगे कि एक पे एक स्टोरी वाले घर बनाने लगे। जैसे होता है ना कि कई बारी, अभी हमने जैसे पिछली बारी हमने जब 400 टाइप के टैक्सेस पढ़ रहे थे, तो उसमें ये बताया गया था कि लोग जब दोबारा घर बनवाते थे कि हम भाई अपना घर बनवा ले क्या, ऊपर वाला जो मंजिल है वो बनवाए क्या, तो उसके लिए उनको परमिशन मांगनी पड़ती थी सरकार से, राजा से, और जब राजा से परमिशन मांगते थे तो उसके लिए उनको टैक्स पे करना पड़ता था। आज भी है किसी किसी जगह पर ऐसा है कि जैसे दिल्ली वगैरह मेट्रो सिटीज में आप जाओगे तो फ्लैट के ऊपर जब फ्लैट बनवाओगे ना, तो उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, वहां के जो लोकल ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी कि ये वाला फ्लैट हम इस बिल्डिंग के ऊपर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो जब आपको टैक्स, आपको कुछ ऑथराइज्ड करेंगे कि हाँ भाई आप कर लो, देन आप कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती थी। आगे देखिए, he can plant trees and thorny bushes if necessary, he can get canals constructed for irrigation, he should ensure that water is not wasted and them that embankment are built। देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जीत लिया ब्राह्मण्स ने, मतलब गिफ्ट में मिल गया उनको कि भाई हमारा एरिया है हमें दे दो,
अब उनका राज चलने लगा, तो जैसे वो बोलने लगे, जैसे वो चलाने लगे लोगों को, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने, ऐसा तो होता नहीं कि अकेला है ब्राह्मण, उसके भी कुछ खास लोग होंगे, उसके भी रिलेटिव्स होंगे, उसके भी लोग होंगे, तो उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उस जगह पर अपना पूरा कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया कि वहां पर जो पानी है उस पर भी टैक्स लगेगा, जो पानी है कौन इस्तेमाल करेगा ये भी हम डिसाइड करेंगे, कौन कहाँ जाएगा ये भी हम डिसाइड करेंगे, पेड़ कितने काटे जाएंगे ये भी हम डिसाइड करेंगे, कैनाल जो है वो कितने लोगों का, जो खेत है एग्रीकल्चर लैंड है वो कितने लोगों का कैनाल जो है वो इरिगेट करेगी, ये भी डिसाइड कौन करेगा, ये भी हम लोग करेंगे। और इंश्योर करेंगे, इंश्योर का मतलब ये निश्चित करेंगे कि कहीं पानी बर्बाद तो नहीं हो रहा है, कोई ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, तो इस चीज को भी इंश्योर कौन करेगा, उस टाइम के लोग करेंगे। तो इस तरीके से चीजें सारी की सारी हम उन्होंने क्या कर ली, अपने कैप्चर कर ली अपने हाथों में, सारी की सारी दबा के रखी, भाई हमारी जो चलेगी वही होगा। ठीक है, आगे देखिए। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. He used a variety of sources, including inscription, documents, and eyewitness accounts and earlier histories to write in his account. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. देखो क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे क्या, अच्छा ऊपर से चलते, ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं ये पॉइंट क्या है। कह रहे हैं कि 12th सेंचुरी, अभी मैंने 12th सेंचुरी की बात की थी, है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया कि सेंचुरीज हम लोग कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए सेंचुरीज को काउंट करने के लिए आज फिर से बता देते हैं कि जैसे हमने अभी बात की कि ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, ये चल रही है 2000, सॉरी देखिए 2000 से 2000 के बाद वाला यानी 2100, ठीक है, इसके जो बीच का टाइम पीरियड है यानी 2001, 2002, 2003 से लेकर पूरा 2100 तक, ठीक है, वो जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, एक से लेके जो 100 तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंचुरी। ठीक है, तो अभी कौन सा सन चल रहा है कोई बताएगा, 2024, 2024। तो ये ना तो अभी हम पूरा 2100 में पहुंचे हैं, ना ही हम पूरा अभी 2000 से पहले के में पहुंचे, हम बीच में 2024 चल रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारी जो सेंचुरी चल रही है उसको माना जाएगा 21st सेंचुरी। क्या माना जाएगा, 21st सेंचुरी। तो वैसे ही अगर हम बात करें 12th सेंचुरी की, तो हमेशा याद रखना 1100 से 1200 के बीच की बात हो रही है, यानी 1200 अभी हमने पार नहीं किया है, 1100 के बाद वाली जो साल है 1101, 1102, 1103, 1104 वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है, और वो जब तक 1200 ना हो जाए उन पूरे 100 सालों को किस नाम से जाना जाएगा, उनको जाना जाएगा 12th सेंचुरी के नाम। समझ आया है ना, हमने हमने ये बात पहले भी एक बार की थी। तो कह रहे हैं कि लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। एक किंग थे जिन्होंने पूरा का पूरा किस पर रूल किया, जिन्होंने हमारे हमारे किस पर रूल किया, कश्मीर पर रूल किया। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर, जो कि एक ऑथर के द्वारा कंपोज किया गया, जिसका नाम था कल्हड़। क्या नाम था, कल्हड़ या कल्हना, ठीक है, जो उनका नाम था कल्हड़, हिंदी में कल्हड़ कहेंगे, ठीक है। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस, उसने बहुत सारी वैरायटी ऑफ सोर्सेस को इस्तेमाल किया इसको लिखने में, ठीक है। एक तरह से हम पोएम कह सकते हैं, इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं, या फिर स्टोरी कह सकते हैं, या फिर किसी की बायोग्राफी कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के राजा के ऊपर उन्होंने ये चीज लिखी थी। कौन से राइटर के नाम था, क्या राइटर का नाम था, कल्हना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत वैरायटी ऑफ सोर्सेस को इसमें इस्तेमाल कर दिया, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन को किया, डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे उनको इसमें से शामिल किया, है ना,
इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस। उस टाइम के या उससे नेक्स्ट जो भी आए होंगे जनरेशन के, हो सकता है वो आई विटनेस चलते रहे होंगे, तो कुछ हो सकता है उन्होंने इसे बताया, उन्होंने इसे बताया कि भाई ऐसा हुआ था, तो उसका उनकी हेल्प लेकर उन्होंने आई विटनेस को भी साथ में रखा। अकाउंट्स इन अर्लियर हिस्टोरीज, कुछ पुरानी कहानियां सुनी, कुछ पुरानी स्टोरीज सुनी, है ना। राइट इज अकाउंट, उन्होंने अपना एक अकाउंट बनाया इसको लिखकर। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा लिखें, कुछ हो सकता है भाई कि क्रिटिकल थिंकिंग भी रखते हो किसी के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जैसे क्रिटिसाइज होता है ना कि आलोचना करना, है ना, तो वही क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक थिंकिंग, मतलब कि हम किसी के बारे में गलत भी लिख सकते हैं और सही भी, मतलब जैसा वो है उस टाइप से, कि भाई अगर इसने ये काम किया तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है उसके काम में कुछ कमियां हो, वो बताना भी एक तरह से क्या कहलाता है, क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। जो रूलर्स थे और जो पॉलिसीज थी, उनकी जो नीतियां थी, उनके खिलाफ कैसी सोच थी उसकी, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आगे देखिए। Warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. Ganga Valley for centuries, rulers belonging to the Gurjara, Pratihara, Rashtrakuta, and Pala dynasties fought for control over Kannauj because there were three parties in this long drawn conflict. Historians often describe as it as the tripartite struggle. देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, सारी थीम अपने आप ही बन जाएगी। क्या है पॉइंट, बोला है ट्री पार्टाइड स्ट्रगल। अभी देखो, ट्री से उठा लो, ट्री से कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, ट्री से क्या बनेगा, क्या बनेगा, तीन। पार्टाइड से थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, ये इतना वर्ड हटा दो, इतने वर्ड का मतलब है पार्टी। क्या मतलब, तीन पार्टी। पार्टी का मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तीन लोग आए हैं अलग अलग जगह से, तो तीन पार्टी आई है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया है, और स्ट्रगल का मतलब भाई सीधा सीधा है, हिंदी वर्ड उठा लो, संघर्ष। क्या है स्ट्रगल का मतलब, संघर्ष। तो ये जो है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि कुछ डायनेस्टी के बीच में आपस में संघर्ष चलता रहता था हमेशा। और वो कौन कौन सी डायनेस्टी थी, वो थी हमारे यहाँ पे देखिए, राष्ट्रकूटा, पाल, है ना, गुर्जहारा, प्रतिहारा, ये तीन डायनेस्टी थी। देखो, इन्होंने इसीलिए नाम दिया है ट्राई का मतलब तीन, पार्टाइट का मतलब पार्टी, और स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज इंडिया का मैप बना के समझाती हूँ मैं आप लोगों को, हालांकि उसमें मैप है लेकिन वो काफी पहले जाना पड़ेगा हम लोग को, तो एक सिंपल सा ऐसे मैप बना लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए यहाँ पे कि जो गुर्जहारा प्रतिहारा वाला वो है जो पार्ट है वो ये है, पाल वाला ये है, और राष्ट्रकूटा वाला ये है। सोचने की समझने की कोशिश करिए कि ये तीनों आपस में क्यों लड़ेंगे। लॉजिक है लॉजिक, क्यों, क्योंकि तीनों अपनी अपनी जो टेरिटरी है, अपनी अपनी जो सीमा है, टेरिटरी है, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप बताओ, कोई इंसान ऐसा चाहता है कि भाई उतने ही राज्य में सीमित रहे, वो क्या चाहता है कि उसकी जो टेरिटरी है, उसका जो राज्य है, उसका क्या हो, एक्सपेंशन हो। एक्सपेंशन का मतलब कि बढ़ाना हो, उसको बड़ा बड़ा, मतलब हमें ज्यादा जगह चाहिए। जैसे अभी कश्मीर पाक कश्मीर के लिए क्यों लड़ाइयां हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होती रहती, क्योंकि उनको कश्मीर चाहिए। अब कश्मीर मिलके हो क्या जाएगा, तो कश्मीर मिलके ये हो जाए कि भाई उनकी जो टेरिटरी है, जितने में अभी पाकिस्तान से उस वो उतने से ज्यादा उसकी टेरिटरी बढ़ जाएगी।
तो हर कंट्री चाहती है, हर लोग चाहते हैं कि उसकी टेरिटरी बढ़ जाए। जैसे आप छोटे घर में रह रहे हो, आप भी चाहते हो ना कि बड़ा वाला घर मिल जाए, तो वैसे ही सेम चीज इन तीनों के बीच में थी। ये भी अपनी टेरिटरी को क्या करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे। और जब टेरिटरी एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इनके आसपास के एरियाज हैं ये उन पे कवर करेंगे, उन पर अटैक करेंगे, है ना। और यहाँ पर ही बीच में मिलता है कन्नौज। क्या मिलता है बच्चा, यहाँ पर बीच में मिलता है कन्नौज। तो हमेशा याद रखना कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए वो कन्नौज मिलाना अपने में चाहते थे। इस वजह से ये जो ट्राईपार्टाइड पार्टाइड स्ट्रगल था वो इन तीन लोगों के बीच में चलता रहता था। लोग नहीं कहेंगे, डायनेस्टी कहेंगे, क्योंकि ये सब डायनेस्टी के नाम है, किसी लोगों के नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम नहीं है। अगर हम गुर्जहारा प्रतिहारा की बात करते हैं, इट इज अ डायनेस्टी, ठीक है। हम राष्ट्रकूटा की बात करते हैं तो ये भी डायनेस्टी है। हम पाल की बात करते हैं तो पाल भी डायनेस्टी है। तो इस तरीके से इन तीनों डायनेस्टी में किसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कन्नौज की वजह से जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जो कि गंगा वैली में स्थित है। हमारा जो कन्नौज है उसका जो एरिया है, दायरा है, वो गंगा वैली के उसमें आता है। तो इस तरीके से because there were three parties in this long drawn conflict, इस विवाद में थी, इसीलिए इस विवाद को, इस संघर्ष को नाम दिया गया ट्राई पार्टाइड स्ट्रगल। ठीक है। अब देखो, अगर कोई कुछ लोग जो हैं वो एक चीज को लेके लड़ रहे हैं तो इसका मतलब दम तो है भाई उस चीज में। तो अगर हम कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के विषय में, सब्जेक्ट में आता है दिमाग में कि भाई कन्नौज में ऐसा क्या था, कन्नौज के लिए क्यों सब लड़ रहे थे। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी जो जगह है वो रिसोर्सेज के पर्पज से बहुत ही ज्यादा जब रिच होगी तभी जब लोग जो है उसके आसपास पढ़ेंगे। जैसे आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है कि ये वाला टीचर हमें पढ़ाएगा, नहीं ये वाला टीचर हमें पढ़ाएगा, ये वाला टीचर, इसका मतलब उस टीचर में बिल्कुल दम है, कोई बात है तभी तो वैसे ही कन्नौज की अगर हम बात करें तो कन्नौज जो था, देखो इन्होंने दिया हुआ है कि गंगा वैली के पास था, गंगा वैली में बना हुआ था। तो सबसे पहली बात तो पानी की कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी चीज, जो नदियों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, हमेशा याद रखिए इज वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कभी भी पानी वाला जो एरिया है, जो पानी जब भी ज्यादा बह के आता है तो अपने आसपास के जो एरिया को, अपने आसपास की जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए अलाउ करता है। वो पानी चीजें लाता है और अपने आसपास के दायरे को फर्टाइल बनाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो ट्राइपाइड स्ट्रगल था वो किस तरीके से इन्होंने इन डायनेस्टी ने मिलकर कन्नौज के लिए किया। ठीक है। फिर से अगेन एक बार हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइपाइड स्ट्रगल है, अगेन देखते हैं जो ट्राइपाइड स्ट्रगल है वो किस किस के बीच में था बच्चा। वो था राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा के बीच में, पाल डायनेस्टी के बीच में, एंड गुर्जहारा प्रतिहारा डायनेस्टी के बीच में। ठीक है। और इसको क्या नाम दिया हमने इस स्ट्रगल को, तो हमने इसको नाम दिया ट्राई पार्टाइड स्ट्रगल, है ना। और अगर हम ये कहें कि कितनी पार्टी इसमें थी, तो यहाँ पे 3 पार्टी थी। और ये तीनों पार्टी जो थी वो डायनेस्टी के रूप में थी, गुर्जहारा प्रतिहारा, पाल डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो भाई क्यों चल रहा था स्ट्रगल, क्यों ऐसे लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, तो उसका रीजन है वन एंड ऑल, क्या, वन एंड ओनली कन्नौज। तो कन्नौज के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्योंकि कन्नौज की जो जमीन थी, कन्नौज में गंगा वैली के पास में था, और उसकी जमीन जो थी, वहां की एग्रीकल्चर जो लैंड थी वो बहुत ही फर्टाइल थी। ठीक है। और ऑब्वियस है कि भाई गंगा वैली है पास में तो पानी की भी कोई समस्या नहीं होगी। और आप खुद ही सोचिए, जो एग्रीकल्चर के मामले में जो लैंड बहुत अच्छी हो तो लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आबादी और रहने की कोशिश करें। जैसे आज के डेट में हम लोग अपने अपने आज की डेट की, वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की, तो यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में जमीन बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा है, इसीलिए जो आबादी है वो ज्यादा घनी है। और अगर आप राजस्थान साइड देखें, क्योंकि सैंडी सॉइल है वहां की, तो आबादी उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि उस टाइम को और इस टाइम से कंपेयर करते हैं तो चीजें जो थी वो इस तरीके से हो रही थी। ठीक है। आगे देखिए, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, सो व्हेन दे अटैक्ड ऑन
another kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. देखो, हमेशा एक आपने देखा होगा गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा है आपने, हो सकता है कभी किसी कहानियों में सुना हो। तो आप देखेंगे जो ज्यादातर जो अटैकर्स थे हमारे यहाँ जितने भी आते थे हमारी कंट्री में उस टाइम पे, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे जितने भी अटैकर्स आप लोग अपनी एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो हमेशा देखना उन्होंने जो निशाना बनाया सबसे पहले मंदिरों को बनाया, टेम्पल्स को बनाया। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था कि उस टाइम के जो मंदिर थे वो बहुत ही ज्यादा संपन्न हुआ करते थे। संपन्न इन द सेंस वेल्थ से है रिलेटेड, है ना, वेल्थ मतलब रुपया पैसा धन दौलत, है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे उन चीजों में, क्या होता था कि वो मंदिरों को लूट के ले जाते थे। अपना निशाना सबसे पहले वो क्या बनाते थे, मंदिर को, बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। अब अगर सोचो, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि किसी भी राजा ने रिसोर्सेस अच्छा था उस जगह का, तो जो टैक्सेस थे वो ज्यादा आए, और जब टैक्सेस ज्यादा आए, राजा के पास पैसा ज्यादा हुआ, तो राजा ने सोचा कि भाई इस शहर में इस वाली जगह पे एक टेम्पल बनवा दिया जाए लोगों के लिए पूजा करने के लिए। तो उस टेम्पल में सोने के देवी देवता रखवा दिए, उन पर बहुत सारा चढ़ावा चढ़ा दिया एंड ऑल, सारा बहुत अच्छा, है ना, सोने के कलश लगवा दिए, जैसे गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल है ना, तो उसमें गोल्ड गोल्ड का ही तो लगा हुआ है उसके चारों और जो पिलर्स हैं वो, तो उस तरीके से इन्होंने करवा दिया। अब जो अटैकर्स थे, जो लूटने वाले, लूटपाट करने वाले जो हमारे यहाँ पे आते थे, वो सबसे पहले निशाना किस चीज को बनाएंगे, उस चीज को बनाएंगे जो इजी टारगेट होगा। और इस टाइप से मंदिर जो थे वो लोगों का इजी टारगेट हुआ करते थे, ठीक है। दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम्स, और देखो सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आपकी टेरिटरी छोटी है तो आप कोशिश करोगे अपनी टेरिटरी बढ़ाने की, और अगर आपके पास टैक्सेस से पैसा कम कलेक्ट हो रहा है तो आप कोशिश करोगे दूसरे के राज्य में अटैक करने की। जैसे बाहर से अटैकर्स हमारी कंट्री में आते थे तो ऑब्वियस है कि उनके पास धन की कमी होगी, उनकी जो जगह पे जहां पे रह रहे होंगे उनके पास पैसा नहीं होगा, वेल्थ नहीं होगी, इसीलिए तो हमारी कंट्री में अटैकर्स बनकर वो आए थे। अगर उनकी कंट्री में हीरे होते, जवाहरात होते, सोने होते, तो फिर हमारी कंट्री में क्यों आते। तो अटैक करने के लिए रेवेन्यू नहीं सॉरी पैसा कलेक्ट करने के लिए, वेल्थ कलेक्ट करने के लिए वो आते थे और लूटपाट करके अपना वापस चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखिए गजनी का पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए गजनी का दिया हुआ है, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, गजनी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, है ना, कि कितने बार उसने इंडिया पर अटैक किया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमारे जो कंट्री में आया वो अफगानिस्तान का था, और हमारी जब कंट्री में आया तो उसने हमारी कंट्री पर 17 बार अटैक किया। किस लिए, लूटपाट करने के लिए, ठीक है। अटैक ऐसे नहीं कि लोगों को मार धार करके चला गया, लूटपाट करके गया। तो अटैक्स किए, है ना, किस किस तरीके से उन्होंने, क्या मुस्लिम जो हमने अभी बात की थी कि टेम्पल्स को निशाना बनाते थे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे जो गुजरात का हमारा सबसे उस टाइम का वेल्थ वाला जो टेम्पल था वो सोमनाथ था मंदिर, गुजरात का मंदिर, उस पर उन्होंने अटैक किया, वहां से काफी सारा रुपया पैसा लूट के ले गए, धन लूट के ले गए, मूर्तियां लूट के ले गए। तो इस तरीके से क्या था, आगे हम लोग क्लास को अपनी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।